नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माया ऐप पर। माया ऐप में आज हम बॉलीवुड फ्लैशबैक के तहत जिनके बारे में बात करेंगे वो है कमाल की और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस। जी हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री को 50 साल समर्पित कर दिए और इस दौरान उन्होंने ऐसे एक से एक फिल्में दी इंडस्ट्री को कि लोग उनके दीवाने हो गए। इनके अभिनय में एक ऐसी जादू थी कि जिसे देखते ही लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस दुर्गा खोटे के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। दुर्गा खोटे जी का जन्म 14 जनवरी 1905 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम पांडुरंग लाड था और इनकी मां का नाम मंजुलाबाई लाड था। इनका जन्म एक बहुत ही अच्छे और बड़े परिवार में हुआ था। इनके पिता उस जमाने के बहुत ही मशहूर वकीलों में से एक थे। इनका एक भाई भी बड़ा बैरिस्टर था और इनकी भी पढ़ाई लिखाई अपने भाई बहनों की ही तरह बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। इनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई कैथेड्रल हाई स्कूल से हुई और फिर सन जेवियर कॉलेज से इन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट की। जिस जमाने में औरतें तो छोड़िए मर्द को भी पढ़ना मुश्किल था, मुश्किल से ही पढ़ पाते थे, उस जमाने में दुर्गा खोटे जी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उन्होंने बीए पास किया। जब ये कॉलेज में थी तब ही इनकी शादी कर दी गई थी। इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ये एक कोंकणी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी और काफ़ी उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। इनके शादी के बाद ये अपने पति के साथ काफ़ी खुश थी और काफ़ी अच्छे से जीवन चल रहा था। फिर शादी के बाद इन्हें शादी से 2 बच्चे भी हुए, लेकिन अब तक भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये आगे चल कर के फिल्मों में काम करेंगी या नहीं। लेकिन दुर्गा खोटे जी की बहन शालिनी की जब विवाह हो रही थी तो उस वक्त इनकी एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे जिनका नाम था JBH वाडिया। वो उस वक्त मिस्टर भावनानी के साथ काम किया करते थे, मोहन भावनानी के साथ, और दोनों ही मिलकर फिल्में बनाते थे। तो हुआ कुछ यूँ कि एक बार मिस्टर एंड मिसेस भावनानी को एक लड़की की ज़रूरत पड़ी अपने फिल्म में काम करने के लिए। तो उन्होंने JBH वाडिया से कहा कि कोई लड़की हो तुम्हारे नज़र में जो ये किरदार निभा सके तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो JBH वाडिया ने गए शालिनी के पास और उनसे पूछा कि एक किरदार है ऐसा, तुम करोगी क्या? तो शालिनी ने तो साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर शालिनी ने कहा कि एक बार आप मेरी बहन जो है दुर्गा खोटे उनसे बात कर सकती है इस बारे में। फिर JBH वाडिया दुर्गा खोटे के पास पहुँचे और उन्हें ये फिल्म ऑफ़र की और दुर्गा खोटे इस फिल्म के लिए मान गई और उन्हें फिल्म मिल गई फरेबी जाल, और इस तरह से फरेबी जाल बन गई इनके लाइफ की डेब्यूट फिल्म। ये अलग बात है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट गई और कुछ अच्छे पैसे नहीं बना पाए। लेकिन दुर्गा खोटे जी एक बहुत ही बड़े फैमिली से आती थी और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया था तो लोग इन्हें आसानी से पहचान लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि लोग इनके पीठ पीछे या फिर सामने ही इनके मजाक उड़ाया करते थे, तो इन्हें बुरा भी लगता था उन सब चीज़ों से कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन इनके पति जो थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे। इन्हें अक्सर समझाते थे कि देखो लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनके बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो और अपना काम करो, तुम अपने काम पे फोकस रखो, ऐसा समझाते थे और इतना सपोर्ट करते थे तो वो उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी और वो अपने काम पे ध्यान दे पाती थी। फिर उसी दौरान एक डायरेक्टर हैं भी शांताराम जो काफ़ी अच्छे फिल्में बना चुके थे और एक फिल्म की भी तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने फरेबी जाल फिल्म देखी और उस फिल्म में दुर्गा खोटे जी का अभिनय उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी जो उस वक्त फिल्म बना रहे थे अयोध्या च राजा, उसमें जो रिक्वायरमेंट थी उसमें एक लेडी की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए उन्होंने दुर्गा खोटे जी को कास्ट भी कर लिया और कास्ट भी किया और उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया उसमें कि वी शांताराम उनके अभिनय से काफ़ी खुश रहे और ये फिल्म हिट रही और बहुत सारे पैसे भी कमाए बॉक्स ऑफिस में। और फिर इसके बाद इनकी फिल्में जो आई जैसे कि माया, मचिंदर, ऐसे कई फिल्में इनके आने लगी और जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी और काफ़ी पैसे भी बनाने लगी। और धीरे धीरे फिल्में करते करते इनका नाम भी काफ़ी फैलने लगा और लोग काफ़ी पसंद करने लगे। इनका जो फ़ैन बेस था वो धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा। एक बात आपको ये भी बता दें कि जब इनकी फिल्में हिट होने लगी तो इन्होंने जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है स्टूडियोज़ के साथ, तो उससे दूर हटने लगी। वो एक ज़माना था जब एक्टर्स को सैलरीज बेस्ड रखा जाता था और एक महीने की सैलरी दी जाती थी उनके अभिनय के लिए। लेकिन बहुत कम एक्टर्स थे जो इन सब चीज़ों से दूर हट करके अलग अलग स्टूडियोज़ को एक्सप्लोर करते थे और उनके साथ काम करते थे। तो उनमें से एक दुर्गा खोटे जी भी थी।
उन्होंने ये सैलरी बेस्ड वाला जो रिश्ता था, ये पगार वगार का सारा रिश्ता ख़त्म करके उन्होंने अलग अलग स्टूडियोज़ के साथ काम करना शुरू किया, जैसे कि प्रभात पिक्चर्स के साथ, प्रकाश पिक्चर के साथ, और फिर ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी के साथ, इंडियन थिएटर, ऐसे कई स्टूडियोज़ के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। फिर जो इनकी फिल्म आई वो थी अमर ज्योति। ये फिल्म शायद आप अभी तक नहीं भूले होंगे, क्योंकि इसमें जो दुर्गा खोटे जी ने अभिनय किया वो बहुत ही कमाल की थी और बहुत ही सराहना हुई थी उस किरदार की। वो जो कि 1936 में ये फिल्म आई थी अमर ज्योति, और उसके बाद फिर इनकी जो जोड़ी जमी वो एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस एक्टर कह सकते हैं, जिन्हें बहुत ही प्यार दिया जाता था उस वक्त में, वो थे पृथ्वीराज कपूर साहब। उनके साथ इनकी जोड़ी जमी और उनके साथ एक फिल्म आई जिसका नाम था गीता। इन दोनों ने फिल्म में इतना कमाल का अभिनय किया कि ये फिल्म काफ़ी पसंद आई और लोगों ने इसकी काफ़ी सराहना की। मैं उसी पृथ्वीराज कपूर साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतने कमाल के फिल्में दी है कि उनके इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया है। आज भी लोग उनकी फिल्में देखते हैं और उनकी खूब तारीफ़ें करते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने प्रकाश पिक्चर के द्वारा बनाई गई फिल्म चैतन्य महाप्रभु में नजर आई। इन्होंने इस फिल्म में माँ का कैरेक्टर निभाया था और ये कैरेक्टर इतना अच्छा था कि लोगों के इन्होंने दिल जीत लिए थे। इस फिल्म में इन्होंने इतना इनोसेंसी दिखाया अपने कैरेक्टर में, और कैरेक्टर इतना जस्टिफाई किया इन्होंने कि लोगों को देखते ही उनकी आंखें नम हो जाती थी और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया, और उसके बाद इनका नाम धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में बसने लगा था। फिर 1942 में इन्होंने जो फिल्म की उसका नाम था भरत मिलाप। यह फिल्म करने के बाद इनका नाम आग की तरह पूरी इंडस्ट्री में फैलने लगा और लोग इन्हें जानने लगे, पहचानने लगे। इनकी जो फिल्मों की यात्रा थी वो 1931 से शुरू हुई थी और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जब ये 1950 में पहुंची तो 1950 में ये जुड़ गई एक मराठी साहित्य संघ से, और उसके साथ जुड़ करके इन्होंने कई नाटक किए, नाटकों को निर्देशित भी किया, उसे लिखा भी, और कई नाटकों में उन्होंने अभिनय भी किया। इन नाटकों में उनके योगदान को देखते हुए 1958 में ड्रामा के जो सर्वोत्तम अवार्ड जो होता है, पुरस्कार जो होता है, उससे उन्हें नवाजा गया, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से चल रहा था, इन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी और फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम चारों तरफ फैल रहा था और लोग इन्हें जान रहे थे। हर चीज़ की सुविधा थी इनके पास, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अचानक से इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी कि इनकी ज़िंदगी को झकझोर के रख दिया, इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल हिला कर रख दिया। ये महज 26 साल की थी जब इनके पति का देहांत हो गया। उस समय इनके साथ इनके 2 बच्चे भी थे, बकुल और हिरेन। फिर इन्हें इनके ससुर जी ने संभाला और कुछ समय बाद उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। फिर इनके परिवार वालों ने इन्हें संभाला, लेकिन ये फिर सोची कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि वो बोझ बन रही है अपने परिवार पे, तो उन्होंने अपने जो वो घर था उन्हें छोड़ करके एक अलग जगह रहने लगी और अपने बलबूते वो कुछ करना चाहती थी और ख़ुद से अपने बच्चों को पालना चाहती थी, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने फिर फिल्में डायरेक्ट करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी उसका नाम था साथी, और इन्होंने इतना उम्दा काम किया था उसमें कि लोग इन्हें खूब पसंद करने लगे, इनके काम की तारीफ़ें करने लगे। और इसके बाद इन्होंने मराठी और हिंदी इंडस्ट्री दोनों में ही अपना नाम बहुत ही मजबूती से जमा लिया था और लोग अक्सर इनकी फिल्मों को पसंद करते और काफ़ी सराहना करते थे। इन्हें BFJA बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया, वो भी 2 साल लगातार। और इधर वो मराठी रंगमंच में भी बहुत उम्दा काम कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही थी। फिर वो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से भी जुड़ी और धीरे धीरे करके वो फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लग गई। फिर 1960 में के आसिफ की फिल्म मुगले आजम में भी इन्होंने एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर निभाया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर इन्हें दिया गया जो कि था जोधाबाई का, और वो किरदार इन्होंने इतनी बखूबी निभाया कि लोगों ने उसे खूब पसंद किया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे जी के अलावा और भी कई बेहतरीन कलाकार थे, जैसे कि पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, दिलीप कुमार, ऐसे कई दिग्गज कलाकार थे इस फिल्म में, जिन्होंने मिल करके इस फिल्म को इतना बेहतरीन बनाया, इतना उम्दा बनाया कि ये फिल्म सुपर हिट रही और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर साहब
अकबर के किरदार में थे, वहीं दुर्गा खोटे जी इनकी वाइफ जोधा बाई के किरदार निभा रही थी, और इधर दिलीप कुमार साहब वो सलीम के किरदार में थे और मधुबाला अनारकली के किरदार में। इन सभी ने मिलकर फिल्म को इतना उम्दा बनाया, इतना उम्दा अभिनय किया कि हर एक किरदार लोगों के दिलो दिमाग में बस गया। ये फिल्म इतनी अच्छी बनी थी और लोगों को इतना पसंद आया कि इसे दोबारा फिर से ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में कन्वर्ट करके रिलीज किया गया, और इस तरह से दुर्गा खोटे जी की ये फिल्म मुगले आजम पहली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म बन गई जिसे दोबारा से कलर में कन्वर्ट करके रिलीज किया गया। फिर दुर्गा खोटे जी मर्चेंट आइवरी की फिल्मों में भी नजर आने लगे, बल्कि मर्चेंट आइवरी की पहली फिल्म जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था द हाउस होल्डर, उसमें भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए वो नजर आई। 70 के दशक में बनी दुर्गा खोटे जी की कोई भी फिल्म ले लीजिए, चाहे वो अभिमान हो या फिर बॉबी, दोनों ही फिल्मों में उन्होंने इतना उम्दा अभिनय किया, इतना कमाल का अभिनय किया कि वो काबिले तारीफ थी। फिर 80 के दशक में सुभाष घई साहब के द्वारा बनाई गई फिल्म कर्ज ले लीजिए, उसमें उन्होंने एक इमोशनल कैरेक्टर निभाया और इतने अच्छे से उस कैरेक्टर को निभाया कि उसे देखते ही लोगों की आंखें नम हो गई थी। जहां एक तरफ इनके पास कामयाबी थी, वहीं दूसरी तरफ घर की तकलीफें। इनके बेटे हिरेन का भी देहांत हो गया था। इनके बेटे की शादी विजया जेवन से हुई थी, और इनके बेटे की देहांत के बाद जो विजया जेवन थी, उन्होंने फारूक मेहता से शादी कर ली और वो विजया मेहता बन गई। इनके जो पति के भाई थे नंदू खोटे, वो मराठी स्टेज के एक जाने माने नाम थे। उनके दोनों बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे और एक अच्छा नाम बना चुके थे, जिनका नाम था सुभा खोटे और दूसरा विजू खोटे। दुर्गा खोटे जी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी कि कैसे एक शादीशुदा औरत अपने फिल्मों में काम करके अपना एक बड़ा नाम बना सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। और उनकी प्रेरणा लेकर के बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री में अपना ट्राई किया और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। उस जमाने में दुर्गा खोटे जी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी कि कैसे एक शादीशुदा औरत फिल्मों में काम करके एक अपना बड़ा नाम बना सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उनके प्रेरणा को लेकर कई लोग इंडस्ट्री में आए और अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, अपनी एक पहचान बनाई। तो चलिए अब बात करते हैं दुर्गा खोटे जी की लाइफ में की गई सारी फिल्मों की फहरिस्तों के बारे में। तो जिसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है फरेबीज जाल का, जो कि 1931 में रिलीज हुई। फिर आई माया मचिंद्रा, जो कि 1932 में आई। फिर अयोध्या च राजा 1932 में आई। फिर राज रानी मेरा, वो भी 1933 में आई। फिर पतित पावन, जो कि 1933 में आई। फिर सीता 1934 में आई। फिर जीवन नाटक 1935 में आई। फिर इनकलाब 1935 में आई। फिर अमर ज्योति, जो कि 1936 में आई। फिर प्रतिभा, जो कि 1938 में आई। फिर साथी, जो कि 1938 में आई। फिर नंद कुमार, जो कि 1938 में आई। फिर नरसी भगत, जो कि 1940 में आई। और भी ऐसे कई बेहतरीन फिल्में इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिया और इस इंडस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। दुर्गा खोटे प्रसाद प्रोडक्शन की फिल्मों में भी नियमित रूप से ली जाने लगी। उनमें वो इतने अच्छे से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स निभा रही थी कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर 1968 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। फिर 1970 में महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड से और फिर 1983 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 50 साल से भी ज़्यादा इन्होंने रंगमंच के साथ साथ हिंदी और मराठी सिनेमा के लिए भी काम किया। दुर्गा खोटे जी उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का रुख बदल करके रख दिया। इनके द्वारा किए गए हर एक किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया और खूब सराहा भी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सभी की आंखें नम करके रख दी। वो दिन था 22 सितंबर 1991 का। इसी दिन दुर्गा खोटे जी का निधन हो गया, लेकिन वो मर के भी लोगों के दिलों में अमर हो गई। तो चलिए अगली बार माया ऐप के तहत बात करेंगे बॉलीवुड फ्लैशबैक में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाएं और माया ऐप को इंस्टॉल करें। इसमें आपको कास्टिंग से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिल जाएंगी, चाहे आप सिंगिंग की चाहिए आपको या फिर डांसिंग की चाहिए या फिर एक्टिंग की चाहिए, हर एक अपडेट्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए अगली बार मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।